हेलो बच्चों, कैसे हो तुम। मैं संजय कुंवर पायस एकेडमी से। यहाँ मैं 11th और 12th को अकाउंट्स, सीए फाउंडेशन को अकाउंट्स, सीए आईपीसीसी को एडवांस अकाउंटिंग, बीकॉम को अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, ये सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। और क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम स्पेंड करते हैं हम 12th के स्टूडेंट के साथ, अभी 12th का बोर्ड एग्जाम भी आने वाला है, तो इसलिए मैं 12th का एक टॉपिक, क्लास 12th का एक अकाउंटेंसी का एक टॉपिक जो 3rd बुक में कवर होता है, अकाउंटिंग रेशो या रेशो एनालिसिस भी बोलते हैं उसको कई बार, तो वो 3rd बुक जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका पार्ट है। और रेशो के साथ एक पेनफुल जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स उसको उस टॉपिक को लेके पैनिक होते हैं, उसका एक बड़ा रीजन है उसमें यूज होने वाले डिफरेंट फॉर्मूले। लेकिन जब मैं खुद 12th में था तो मैं भी ये प्रॉब्लम फेस करता था, लेकिन एक टाइम के बाद मैंने उस प्रॉब्लम से निजात पा ली और मैंने देखा कि बहुत ही इजी वे में उन सभी फॉर्मूलों को एट ग्लांस हम देख सकते हैं, हम सीख सकते हैं सिर्फ एक ही फॉर्मेट के साथ, एक ही सिस्टम के साथ। यानी आपको कुछ भी नया नहीं करना, कोई फॉर्मूला रटना नहीं है। और उस पूरे चैप्टर के जो सबसे ज्यादा फॉर्मूले यूज होते हैं, जो सबसे ज्यादा फॉर्मूले हम जिनको लेके परेशान होते हैं, उन फॉर्मूलों को हम सिर्फ 3 फॉर्मेट, वो एक बैलेंस शीट, एक ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस से सीख सकते हैं। तो आइए हम एक बार देखते हैं रेशो। तो रेशो का बेसिक मतलब है किसी भी 2 रिलेटेड आइटम्स का प्रोपोर्शन। जैसे सपोज कोई एक पर्सन ये कहता है कि मेरी लास्ट ईयर की जो सेल है वो 12 लाख थी और इस बार की जो सेल है वो मेरी 30 लाख है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो 12 लाख से सेल कितनी हो गई, 30 लाख हो गई। तो अगर सेल का प्रोपोर्शन देखें तो हमें लगेगा कि हम तो बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। लेकिन साथ ही अगर मैं दूसरी बात ये कहूं कि जो सेल है वो 12 लाख से 30 लाख हुई है, बट जो कॉस्ट है वो पहले 6 लाख थी, अब जो कॉस्ट है वो 24 लाख है। तो इट मींस 12 लाख की सेल में 6 लाख का कॉस्ट था तो 6 लाख का प्रॉफिट था। अभी 30 लाख की सेल में 24 लाख की कॉस्ट है, अभी भी 6 लाख का प्रॉफिट है। इट मींस आपने सेल्स को तो इंक्रीज किया, बट ड्यू टू हाई इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वी गेट द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इस बात को एनालाइज करने का काम कौन करता है? अकाउंटिंग रेशो। तो आइए हम उस अकाउंटिंग रेशो को देखते हैं। तो बेसिकली द अकाउंटिंग रेशो डिवाइड इनटू द 4 पार्ट्स। वन इज लिक्विडिटी रेशो। तो लिक्विडिटी रेशो का मतलब है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। करंटली हमारी क्या पोजीशन है, कैसे हम देखेंगे कि हमारे पास कितना कैश आना है, कितनी लायबिलिटी हमारी खड़ी है बुक्स में, इसको हम देखते हैं कौन से रेशो से? लिक्विडिटी रेशो से। तो सेकंड है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब जो सॉल्वेंसी रेशोज हमारे हैं, जैसे डेब्ट इक्विटी रेशो, ठीक है, जैसे प्रोप्राइटरी रेशो या ऑनर रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो ये रेशोज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्लोज करते हैं। द थर्ड वन इज एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो मींस जो बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी है, बिजनेस की एक्टिविटी मींस क्या है कि हम क्या क्या सेल कर रहे हैं, हमारे कितने डेटर्स हैं, हमारे क्रेडिटर्स का प्रोपोर्शंस क्या है, और हम कैसे डेटर्स और क्रेडिटर्स को मेंटेन कर पा रहे हैं। इट मींस डेटर्स का अमाउंट कितने टाइम बाद आता है, क्रेडिटर्स को कितने टाइम के बाद पेमेंट करना है, तो ये हम कितने अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, एक्टिविटी रेशो। एंड लास्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो मींस द रेशो व्हिच शो द एबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। देखो कोई भी बिजनेस चाहे कैसे भी करे, कोई भी काम कर रहा है, उसका एक बड़ा जो मोटो है वो है प्रॉफिट। तो अगर किसी बिजनेस में प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो वो मोटिवेट करता है बिजनेसमैन को या किसी भी एक पर्सन को उस काम को करने के लिए। तो वो हम लास्ट रेशो जो पढ़ते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। और इसको एक सिंपल वे में समझना हो, थोड़ा सा एक हल्के वे में समझना हो, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि बेटा अगर आप में से किसी की भी जब शादी के लिए लड़की वाले देखने के लिए आएंगे तो आपसे चारों रेशो पूछेंगे। अब स्टूडेंट कहते हैं कि
कि सर क्या मतलब रेशो का शादी से क्या लिंक है, तो बड़ा डायरेक्ट लिंक है, आप इसको समझो कैसे। जब लड़की वाले आते हैं और लड़के से पूछते हैं कि बेटा अभी तुम क्या कर रहे हो, इट मींस वो जानना चाहते हैं तुम्हारा करंट रेशो, करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितने डेब्ट्स हैं तुम्हारे पास, कौन कौन से लोन चल रहे हैं, कितनी पैसे की तुरंत अर्निंग होने वाली है, इस बात को जानना चाहते हैं, वो करंट रेशो जानना चाहते हैं। फिर वो जानना चाहते हैं तुम्हारे फ्यूचर ड्रीम्स क्या है, क्या आप लॉन्ग टर्म में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपके क्या ड्रीम्स हैं उस जॉब को लेकर, आप कहां तक प्रमोशन लेना चाहते हैं, वो सॉल्वेंसी रेशो की बात करते हैं। फिर तीसरी बात वो पूछते हैं तुम्हारे कर्म कैसे हैं, अभी तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी साथ संगत कैसी, यानी एक्टिविटी रेशो की बात करते हैं। और लास्ट में वो बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, कि आखिर तुमने जो काम कर रहे हो उससे कितना अर्न किया, तुम कितनी सेविंग्स रखते हो। तो ये बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं। तो एक लाइफ लिंक कॉन्सेप्ट है ये आपका अकाउंटिंग रेशो। तो इस अकाउंटिंग रेशो में जो बेसिकली फॉर्मूलों की दिक्कत आती है, आइए अभी 2 मिनट में इसको हम देख लेते हैं कि कैसे इन फॉर्मूलों को ठीक है लंबे टाइम तक याद रखा जा सकता है और उसको हम इतना अच्छे से रिटेन कर सकते हैं कि शायद ही आप आज के बाद कभी इन फॉर्मूलों को भूल पाएंगे। तो आइए देखते हैं एक बार। मैंने एक ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया है, मैं कुछ चीजें इसमें रिपीट कर देता हूं आपको क्या क्या लिखा है। नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट असेट्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, और ये लायबिलिटीज और असेट्स है। अगर मैं इनको टोटल लिखूं तो ये है टोटल असेट्स और ये है स्टूडेंट टोटल लायबिलिटीज, टोटल असेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज। तो सबसे पहला फॉर्मूला तो ये है, समझो कि टोटल असेट्स इक्वल है टोटल लायबिलिटी को। स्टूडेंट्स कहता है सर वी नो टोटल असेट टोटल लायबिलिटी के इक्वल ही होता है। बिल्कुल बात सही है। अब देखो इससे कैसे फॉर्मूले बनते हैं। ये टोटल असेट्स है टोटल लायबिलिटी इक्वल, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में आपको रिक्वायरमेंट है टोटल लायबिलिटी की, किसकी रिक्वायरमेंट है, टोटल लायबिलिटी, बट क्वेश्चन में टोटल लायबिलिटी गायब है बट टोटल असेट्स गिवन है, तो इट मींस आप उस टोटल असेट्स को यूज करके लायबिलिटी का पर्पस फुलफिल कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखना एग्जामिनर हमेशा ऐसी चीजों को करने की कोशिश करता है, एक तरह से साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका लेने की कोशिश करता है कि आप कितना प्रेजेंट ऑफ माइंड है। तो आप ध्यान रखिए क्वेश्चन में टोटल असेट्स गिवन है या टोटल लायबिलिटी, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों से सेम वर्क ले सकते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले एक फॉर्मूला बनाते हैं कि जो ये करंट असेट्स है, अगर मैं इसको करंट लायबिलिटी से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इट्स कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स मींस ऐसी एसेट्स जिनका पैसा विद इन अ ईयर मेरे पास आने वाला है, या विद इन द वन ऑपरेटिंग साइकिल द असेट्स कन्वर्ट इनटू द कैश। एंड करंट लायबिलिटी मींस द लायबिलिटी, ठीक है, विच पेएबल विद इन द वन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, 1 साल के अंदर जो लायबिलिटी तुमको सेटल कर देनी है वो करंट लायबिलिटी है। 1 साल में जो पैसा आने वाला है वो तुम्हारा करंट असेट्स है। तो इस करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी के डिफरेंस को वी कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल मींस ऐसी कैपिटल जिससे हम बिजनेस की डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, हम डेटर्स और क्रेडिटर्स के रेशियोज को मेंटेन करके रखते हैं, इस कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अब ये जो वर्किंग कैपिटल है, मैंने क्या किया, यहां से देखो इस लायबिलिटी को मैं इधर ले गया, करंट असेट्स में से मैंने करंट लायबिलिटी सब्ट्रैक्ट किया, तो यहां जो मेरे पास बचा नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल। तो अगर मैं यहां लिखूं नॉन करंट असेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल, तो डियर स्टूडेंट ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या होता है ये, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इधर क्या क्या बचा हमारे पास, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल, इनका सम मैंने क्या कहा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप जरा लायबिलिटी में देखो, ये करंट लायबिलिटी तो मैं उधर ले गया, तो मेरे पास क्या बचा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और नॉन करंट लायबिलिटी। तो अब इन तीनों का सम भी माय डियर स्टूडेंट, इनका सम भी होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का बेसिक मतलब क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है स्टूडेंट वो अमाउंट जो हमने एम्प्लॉयड किया है बिजनेस में
खुद का अमाउंट, अपना पैसा और बाहर के लोगों का पैसा। अपना पैसा कौन सा? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व एंड सरप्लस। और जो शेयर कैपिटल है वो हमारा ऑनर का, शेयर होल्डर्स का पैसा। और नॉन करेंट लायबिलिटी जो आपके डिबेंचर्स हैं या लॉन्ग टर्म्स लोन है, वो आपने आउटसाइड का अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो कोई भी किसी भी बिजनेस में कोई कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है? जो खुद का अमाउंट है और जो उसने मार्केट से अमाउंट बोरो किया है। तो ये शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और नॉन करेंट, तो ये कैपिटल इंप्लॉयड हो गया। तो अगर ये कैपिटल इंप्लॉयड है और असेट्स और लायबिलिटी इक्वल है, तो यहां जो मेरे पास बचा नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल, वो भी क्या होगा? कैपिटल इंप्लॉयड होगा। अब आपने एक चीज यहां देखा कि शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, कैपिटल इंप्लॉयड है। लेकिन शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, इसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, अगर ये शेयर होल्डर फंड है और ये तीनों का सम, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और नॉन करंट लायबिलिटी का सम कैपिटल इंप्लॉयड है, तो अगर मैं कैपिटल इंप्लॉयड में से शेयर होल्डर फंड माइनस करता हूं तो मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटी बचती है। या वाइस वर्सा, अगर मैं शेयर होल्डर फंड में नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करता हूं तो मेरे पास जो बचता है वो कैपिटल इंप्लॉयड बचता है। इन द सेम वे, अगर मैं नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल में से भी लॉन्ग टर्म डेब्ट्स माइनस कर देता हूं तो मेरे पास जो बचेगा वो शेयर होल्डर फंड बचेगा। तो आपको एक बात समझ लेनी है कि बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल इंप्लॉयड एंड शेयर होल्डर फंड इज नॉन करंट लायबिलिटीज। अब तो देखो, इससे कई सारे फॉर्मूले हमारे बन गए। कुछ फॉर्मूले और, जैसे टोटल डेब्ट्स को लेकर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। तो आप ये देखो, नॉन करंट लायबिलिटी और प्लस करंट लायबिलिटी, ये टोटल डेब्ट्स होते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ये टोटल डेब्ट्स है। तो अगर मैं टोटल डेब्ट में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं? टोटल डेब्ट में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं करंट लायबिलिटी, तो मेरे पास जो बचेगा वो नॉन करंट लायबिलिटी बचेगा। या टोटल डेब्ट में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं? मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं नॉन करंट लायबिलिटी, तो मेरे पास करंट बचेगा। और अगर मैंने करंट माइनस कर दिया तो मेरे पास बचेगा नॉन करंट लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन में असेट्स गिवन हुई, लायबिलिटी, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता इन फॉर्मूले पे। तो देखो आप इसको कैसे देख सकते हैं। तो बड़ा सिंपल वे है इसको देखने का। सपोज मेरे पास, मुझे कैपिटल इंप्लॉयड चाहिए और अगर वो कैपिटल इंप्लॉयड मैंने असेट से कैलकुलेट किया तो उसको बोलते हैं असेट्स अप्रोच, और अगर मैंने लायबिलिटी से कैलकुलेट किया तो उसको बोलते हैं हम लायबिलिटी अप्रोच। तो हम कैपिटल इंप्लॉयड असेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच दोनों से कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम आंसर्स आएगा, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं नजर नहीं आता। बट अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं कि देखो, सपोज मैं एक दो चीजें और लिख देता हूं यहां पे। जैसे अगर हमने यहां देखा कि नॉन करंट असेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल, ये होता है कैपिटल इंप्लॉयड। लेकिन देखो, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट असेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है कैपिटल इंप्लॉयड। आप इन तीनों का सम देखो क्या है? नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट, इनका सम है टोटल असेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप टोटल असेट्स में से करंट लायबिलिटी भी माइनस कर देते हो तो भी क्या बचता है आपके पास? कैपिटल इंप्लॉयड। तो इस बैलेंस शीट को आप डिफरेंट वे में यूज करें। एग्जाम में एक जगह कहीं आप ड्रॉ कर लें और इससे डिफरेंट फॉर्मूले, यानी जितने भी सॉल्वेंसी रेशो हैं सबके फॉर्मूले आप इससे याद रख सकते हैं। और सॉल्वेंसी रेशो के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सभी रेशो को कनेक्ट करेगा। जैसे सपोज आपको कैपिटल इंप्लॉयड चाहिए तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को भी कनेक्ट करेगा, एक्टिविटी रेशो में भी कनेक्ट करेगा और डिफरेंट रेशोज में कनेक्ट करेगा। तो इसलिए एक्टिविटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो या लिक्विडिटी रेशो, सभी में इन फॉर्मूलों को हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट वे में। इन फॉर्मूलों को हम किसी भी फॉर्म में ड्राइव कर सकते हैं। यहां अगर मान लो वो कहता है कि आपको करंट एसेट्स चाहिए, तो करंट एसेट्स कैसे आएगा भाई? इन तीनों का सम क्या? टोटल एसेट्स। तो अगर मैं टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस कर दूं तो क्या बचेगा स्टूडेंट? मेरे पास करंट एसेट्स बचता है, ठीक है ना। और अगर मैं टोटल एसेट्स में से करंट एसेट्स माइनस कर दूं तो मेरे पास बचता है नॉन करंट एसेट्स। तो इन डिफरेंट फॉर्मूलों को हम चैप्टर्स में यूज करके आप अपने एग्जाम के लिए तैयार हो सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि और फर्दर कुछ जानना है तो आप IAS अकेडमी से कांटेक्ट कर सकते हैं।